वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और जैसा आप देख रहे हैं, मेरे साथ दो बहुत ही प्रोमिनेंट डिस्टिंग्विश वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट हैं भारत से। मेरे साथ संतोष मेहरोत्रा जी है, जो दिल्ली से बोल रहे हैं। संतोष जी तो आप लोग सब जानते हैं, प्रॉब्ली यू सी हिम ऑन टीवी एवरी डे। वो इंडिया के नीति आयोग में काम करते थे, यूएनडीपी में काम करते थे, सारी दुनिया में जाके पढ़ाते हैं। सो ही इज़ अ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट। उनकी अभी नई किताब भी आई है, इंडिया आउट ऑफ वर्क। और उनके साथ है आमिरुल्लाह खान, जो है तो हैदराबाद से फिल वक्त, लेकिन बोल रहे हैं चंडीगढ़ से। वो भी डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट है, और वो भी इंटरनेशनल एक्सपोजर उनका काफ़ी रह चुका है। इवन वर्क विद बिल गेट्स फाउंडेशन वगैरह। आजकल वो हैदराबाद में अपनी इकोनॉमिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सर, मैं आप लोगों के साथ सिंपल सवाल पूछता हूँ। जवाब मेरे पास एक सिंपल सा सवाल है कि आई एम पर्सनली वेरी कंफ्यूज बाय द लेटेस्ट इंडियन इकोनॉमी का डेटा। अगर आप ये पढ़ें तो ऐसा लगता है कि बैंक से सारे पैसे निकालूं और इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर दूं। मतलब सबसे तेज ग्रो हो रही है, इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आपको डेटा बताता हूँ जो जिस तरह से लोग शेयर कर रहे हैं। अगर आप ये देखें, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और जो 25-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अप्रैल टू मार्च चलती है। सो इट इज 7.7%। हालांकि फोर्थ क्वार्टर में एक्चुअली 7.8 हुआ, जनवरी से लेके मार्च तक, जिसमें मार्च के महीने में ईरान वाली जंग वॉज एट इट्स पीक। एनीवे, तो इंडिया इज एट 7.7, 6 के ऊपर कोई भी नहीं है। ह्यूज लीड ओवर मलेशिया। और अगर आप नीचे की तरफ जाके देखें तो बर्तानिया इज 1.2%, और जरा नीचे, एकदम नीचे चले गए तो जापान इज लेस देन 1%। तो पहला तो मेरा पजल सवाल ये है कि इतनी तेजी से दौड़ रहा है भारत इन इन 25-26। तो जब साल शुरू हुआ, इंडिया वाज द फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और जब साल खत्म हुआ तो वो जो नीचे दिख रहा है आपको, जापान और वो जो बर्तानिया, जो 1% के करीब से ग्रोथ हो रहे हैं, दे हैव ओवरटेकन इंडिया टू बिकम द फोर्थ एंड फिफ्थ। और इंडिया बन गई है छठी बड़ी इकोनॉमी। ये कैसा हुआ सर? लाइक हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस, दैट इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बट इट हैज गॉन फ्रॉम फोर्थ टू सिक्स्थ? संतोष जी, आ, आपसे जी। पूछता हूँ फिर से। सो उसका तो एक्सप्लेनेशन बहुत ही साधारण है। क्योंकि रुपया डूब रहा है। क्योंकि हम्म। ये जो माई गव की साइट है, ये जी। भारत सरकार की साइट है। तो भारत सरकार की साइट तो और कंट्रीज से तुलना करेगी ही, और जाहिर है। पहली चीज तो मैं आपके श्रोताओं की समझ के लिए, बेहतर करने के लिए ये बता दूं कि वो जो पूरी लिस्ट है माई गव वाली जो अभी आपने दिखाई, जी। उसमें से एक भी कोई देश नहीं है जो हमारे प्रति व्यक्ति आय पे है, जो लो मिडिल इनकम कंट्री है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय डॉलर्स में $2800 है। उसके बाद के सारे देश जो हैं वो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, और या फिर वो हाई इनकम कंट्रीज हैं। जी। तो मोटी बात यह है कि पहली बात तो यह है कि एक लो मिडिल इनकम कंट्री जिसका बेस लो होता है, उसकी ग्रोथ रेट ज्यादा होना लाजमी है, बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है कि क्या असलियत में ये 7.7% जो ग्रोथ रेट भारत सरकार या मॉस्पी बता रही है, वो सही है कि नहीं। तो इसके बाबत कई इकोनॉमिस्ट जो सरकार के लिए जाहिर नहीं काम करते हैं, उनमें मैं भी शामिल हूँ। प्रोफेसर अरुण कुमार हैं, डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम हैं, जो आपसे बहुत दूर नहीं रहते हैं, वॉशिंगटन डीसी में रहते हैं। उनका ये अनुमान है, मतलब अनुमान, अरविंद का सबसे हालिया अनुमान ये है कि 2012 से 2023 तक, और जाहिर है वो स्थिति अभी भी चल रही है, कि मॉस्पी जो एस्टिमेट कर रहा है हमारी हमारी ग्रोथ रेट, वो लगभग 1.5 से 2% ओवर एस्टिमेट कर रहा है।
और उनकी एनालिसिस से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। मैं दो बातें आपको इस संदर्भ में बताना चाहता हूं। जी पहली बात तो ये कि 10 साल पहले जो हमारी महान सरकार ने एक बहुत ही महान काम किया था, जो दुनिया के किसी देश में किसी नेता ने नहीं किया था, वो 8 नवंबर 2016 को हमारे देश की 86% जो लीगल टेंडर है, मतलब रुपया है, 500 रुपए और 1000 रुपए की हाँ जो जी हाँ। करेंसी थी, उसको डिमोनेटाइज कर दिया। तो उसको उसे नोटबंदी कहते हैं। तो उसके बाद जो असंगठित क्षेत्र यानी इनफॉर्मल सेक्टर पे नकारात्मक असर हुआ, उसका असर कुछ नहीं तो 8 साल तो चला ही। और होता यह है कि मॉस्पी जब एस्टिमेट करती है ग्रोस वैल्यू एडेड किसी भी सेक्टर में, एक मान के चलिए अगर हम टेक्सटाइल्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा होता है, तो जी मगर फॉर्मल भी सेक्टर होता है, तो फॉर्मल में क्या ग्रोथ होती है उसका डेटा तो मिल जाता है। इनफॉर्मल में या असंगठित क्षेत्र में क्या ग्रोथ रेट होती है, क्या ग्रोस वैल्यू एडेड होता है, वो आसानी से नहीं मिलता। तो मॉस्पी करता ये है कि प्रॉक्सी इस्तेमाल करता है कि ग्रोथ रेट जिस प्रकार ऑर्गेनाइज सेगमेंट में हुई टेक्सटाइल्स के या किसी और सेक्टर में, वही ग्रोथ रेट अनऑर्गेनाइज में हुई। अब अगर ये रिलेशनशिप between the organized and the unorganized is stable, which had it had been until 2016, तो ठीक है, आप उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस प्रॉक्सी को। मगर क्योंकि मैंने जैसे अभी समझाया जी कि नोटबंदी और जीएसटी और लॉकडाउन वगैरह की वजह से बहुत नुकसान हुआ छोटी इकाइयों का, उसकी वजह से छोटी इकाइयां बहुत बंद हुई, and the unorganized sector was extremely badly affected. So what is happening is that if you use the unorganized sector gross value added, increase in gross value added for the unorganized, then you overestimate. एक मोटी बहुत बड़ी बात ये है, जी और जी यही यही आपको इसमें नजर आ रहा है। और आखिरी बात मैं अपनी कह करके खत्म करूंगा कि ये 7.7% जो 25-26 में है, जो दावा है भारत सरकार का और मॉस्पी का, वो इन कारणों से वाजिब नहीं है। और मैं आपके श्रोताओं को ये याद दिला दूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो जो आपसे बहुत दूर नहीं स्थापित है, जी वॉशिंगटन डीसी में, उसने वो रैंक करता है मेथोडोलॉजी ऑफ जीडीपी एस्टिमेशन। हाँ तो कुछ ही महीने पहले आपको याद होगा कि जी हाँ 4 कैटेगरीज में वो रैंक करता है देशों को, और हमारी हमारी रैंकिंग मेथोडोलॉजी में बी ग्रेड से सी ग्रेड कर दी गई थी। उसका एक बहुत बड़ा कारण, और भी कई कारण थे, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड के बीच का जो अंतर है वो है। जी। हाँ। आपको याद देखने वाले जो रेगुलरली देखते हैं कॉन्वर्सेशंस उनको तो याद होगा कि वी एक्चुअली डिड ए शो आप दोनों के साथ। वी टॉक्ड अबाउट द न्यू मेथड्स जो सी ग्रेड दे दिया था आईएमएफ उसके बाद से। बेसिकली एक चक्कर ये था कि डेटा जो इंडिया यूज कर रहा था वो 2011 का 12 का था। देन दे मूव्ड इट टू 2021 22 वाला डेटा से दे आर यूजिंग दैट एज अ बेंचमार्क नाउ। आमिर, मैंने एक स्लाइड जो अभी दिखाई थी दैट वाज ट्राइंग टू शो कि इंडिया वाज द लोएस्ट जीडीपी वाले जो अपने पीयर ग्रुप जिनके साथ कंपेयर करते हैं Yeah. उसमें वी आर द पुअरेस्ट जो अभी आपने देखा है। बट वी नेवर लुक एट दैट पार्ट ऑफ द डेटा। हम हमेशा ग्रोथ रेट की ही तरफ देखते हैं। हाउ डू यू सी दिस? मतलब आर यू सरप्राइज्ड कि 7.7 कह रहे हैं इतना ज़्यादा? इनफॉर्मल सेक्टर जो रेस्टोरेंट्स का है, जो होटल्स, खाने वाने, मंडी से लेके छोटे टिफिन घरों तक, वो सारे बंद हो गए बिकॉज ऑफ जस्ट जस्ट द सिलेंडर की शॉर्टेज की वजह से, राइट? सो हाउ इज देयर Yeah. ग्रोथ एंड दैट्स सच ए हाई रेट? तो सर, इसमें कोई ताज्जुब की बात ज्यादा इस वजह से नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत, वो दुनिया का इंक्रीजिंगली सबसे अनइक्वल स्ट्रक्चर होता जा रहा है। तो हो ये रहा है कि जो 90% लोग हैं जिनकी वेजेस या तो
स्टेबल है या घट रही है, वो ऑफसेट हो जाता है उन 10% से जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हैं। तो वो जो 150 मिलियन लोग हैं, द टॉप 10%, उनकी चूंकि इनकम भी बढ़ रही, वेल्थ भी बढ़ रही और कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, वो ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल है इस ग्रोथ के लिए। और जो निचली सतह पे है वो इतना कम कंजम्पशन करते हैं कि उनका कंजम्पशन वही का वही है, तो इट डजंट, उससे कमी नहीं आती। जो जो अमीर हैं उनकी वजह से ये ग्रोथ है और ये अब फ्लैट होती जा रही। दैट इज वाई आप देखेंगे कि अगले साल का जो अंदाजा है सबका, वर्ल्ड बैंक का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी, वो 1% कम है। और 6.5। दोनों वजूहात बताई गई कि एक एक ऑयल और दूसरे डोमेस्टिक डिमांड। और आप देखिए कि हो ये रहा है कि बड़ा इंटरेस्टिंग, सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हम वो एक कदम आगे एक कदम पीछे चल रहे हैं। हम जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि रुपया गिर रहा है तो डॉलर वैल्यू उसकी वही की वही रहती है। आपको याद होगा कि 2 4 8 10 साल पहले ये हुआ था कि इंडिया 2018 में, उसके बाद 2022 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। हाँ। अगर 5-6% भी ग्रोथ होती तो 5 ट्रिलियन कब का हो जाना था। अब भी हम 4 ट्रिलियन पे हैं। वो इस वजह से कि रुपए में तो हम 350 करोड़, 350 लाख करोड़ की इकोनॉमी हो गए, लेकिन वो 350 लाख करोड़ अब डिवाइड करते हैं आप 100 से, नॉट बाई 90, बाई 75 या 80 जो डॉलर वाली। तो उसकी वजह से जी। हम वही 4 4 ट्रिलियन डॉलर पे हैं। तो वो हमारे साथ वो खेल चल रहा है कि हम 2 कदम आगे चल रहे हैं, 3 कदम पीछे आ रहे हैं, क्योंकि हमारा रुपया जो है वो बड़ा नाजुक हो गया है। तो और आमिर, उनको क्या या, कहेंगे जो लोग कहेंगे कि फॉरगेट द डॉलर, या रुपए में तो बढ़ रही है इकोनॉमी, रुपए में तो ग्रोथ हो रही है, रुपए में तनख्वाह मुझे रुपए में मिलती है, तो मैं अगर इफ आई एम नॉट ट्रैवलिंग क्या, अब्रॉड और कोई महंगी चीजें नहीं खरीद रहा हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि आप जो भी खरीद रहे हैं वो महंगा हो गया। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप पेट्रोल तो खरीदते होंगे ना, आप केरोसिन ऑयल तो खरीदते हैं, ये आप बिजली तो लेते हैं, आप खाना खरीदते हैं। यानी गैस की वजह से जो गरीब आदमी रोड पे 50 रुपए का फ्राइड राइस या एक रोटी और सब्जी खरीदता था, वो अब 80 रुपए देता है, 110 रुपए। तो ये जो कीमतें बढ़ती हैं ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि इंडिया इतना ज्यादा मुनहसिर है इंपोर्ट पे। इस वजह से तकरीबन हर चीज जो हम खरीदते हैं वो महंगा हो जाता है। वो महंगी हो जाती है। और हुआ ये है कि पेट्रोल के दाम बहुत बढ़े, यानी हमने कभी सोचा ही नहीं था कि पेट्रोल हम 100 रुपए और 110 रुपए में खरीदेंगे। तो उसकी वजह से तकरीबन हर हर चीज बढ़ चुकी है। तो इन्फ्लेशन हाई रहा। इस वजह से आप देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर सारी नजरें गड़ी हुई थी कि रिजर्व बैंक की जो नई मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उससे ग्रोथ होगी, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उन्होंने हिम्मत ही नहीं की। इंटरेस्ट रेट को उतना ही रखा, जो 5.5% पे। हालांकि इतना सब रोते रहे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तब भी जाके ग्रोथ होगी, लेकिन रिजर्व बैंक की हिम्मत ही नहीं हुई कि उसको टच भी कर सके। और उस वजह से वो मंदी जो थी वो दिखाई दे रही है। आप वो जो लोग हमारे हमको देख रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट देखते हैं, उनको स्टॉक मार्केट से ये सारी सारी खबर समझ में आ जाएगी कि वो 10-12 हजार पॉइंट नीचे गिर चुका है पिछले, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 85 हजार पे था, अब 74 हजार पे है, रोज गिरता है। तो इन्वेस्टमेंट का बुरा हाल है। जितना इन्वेस्टमेंट होता आ रहा था, जिसकी वजह से ये 7.5% देख रहे हैं आप, वो सारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट में हो ये गया है कि जितना हो सकता था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कर्जा ले लेके इन्वेस्ट कर चुका। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए, दोनों हो नहीं रहे। और ये इस बात की निशानी है साफ साफ तौर पे कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं है कि ये ग्रोथ रेट वापस फिर उसी तरह हो जाएगी जैसी थी। एक एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये कि अब जो हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं 7-8% या 6%, 6.5%, ये देखिए, ये
एक तो जैसे संतोष साहब ने कहा, ये उन इकोनॉमीज से कंपेयर कर रहे हैं जो हमसे 8-10 गुना ज्यादा पर कैपिटा इनकम पे है। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये जो हम 6-7% की बात कर रहे हैं, ये क्या 6-7%? हम हम 6-7% पे इसलिए है, या फास्टेस्ट ग्रोइंग इसलिए है क्योंकि चाइना नीचे आ गया। ये नहीं कि हम आगे बढ़ गए। चाइना जो 10-12% पे होता था वो अब 4-5% पे। दूसरी चीज ये कि हम भी 15 साल पहले हम 10% पे थे। हम भी उतनी तेज नहीं बढ़ रहे जितनी हम ही बढ़ा करते थे। तो ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है सिर्फ इस वजह से है कि दुनिया के सारे बाकी इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमीज वो स्लो हो गई है। हमको इस स्टेज पे 12-13% पे बढ़ना चाहिए था, तब भी नौकरियां होती। अब 6-7% पे आप देखिए एक भी नई नौकरी नहीं होती। तो ये दोनों तीनों चीजें हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट। नहीं, जी। बात बिल्कुल सही है मेरा। मतलब मैं कल ही पढ़ रहा था कि अभी भी चाइना अपनी करेंसी तकरीबन 20% सप्रेस्ड कर रहा है। अगर आप उसको इफ यू टेक इट जी हाँ। नॉर्मली अप, तो चाइना जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा दोनों मेक इट वेरी क्लियरली एन अपर इनकम इकोनॉमी, क्योंकि अभी तो वो कस पर है ना। तो बट इट क्लियरली बिकम्स या अपर इनकम इकोनॉमी। और फॉर एन अपर income economy to grow at 4.9% और 5% is quite fantastic. संतोष जी, वेरी मैंने हाई। जो हाँ स्टॉक मार्केट की बात की, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ और फिर आप मुझे कभी ऐसा मैं क्विज नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, बट तो ये देखिए, आपको दिख रहा है ये चार्ट? जरा मुश्किल है ये। दिस इज द हाँ हाँ। स्टॉक नहीं मार्केट नहीं, फ्रॉम दिखाई। पिछले जनवरी से लेके अभी तक, मई तक। ठीक है, ये दुनिया जो एकदम ऊपर जो दिख रहा है आपको ग्रीन, ये है ताइवान। जी तो हाँ। ये लास्ट जनवरी से देख रहा हूं मैं। देखिए ये, सॉरी, ये जनवरी 2026 से लेकर अभी तक, ये पिछले 5 महीने में। दिस टॉप नंबर 1 इज ताइवान। नंबर 2 जो दिख रहा है आपको, वो वो आपका है साउथ कोरिया। तो ये साउथ ताइवान, कोरिया। साउथ हाँ। कोरिया है। उसके बाद चाइना और यूएस, विच इज सरप्राइजिंग, एक साथ जा रहे हैं दोनों स्टॉक मार्केट्स। उसके बाद आपके लिए, सॉरी, ये साउथ कोरिया है। अ, और जापान जरा हाँ, नीचे है। ऊपर जापान था। जी हाँ। हाँ, हाँ। सो दिस इज, सो बट इफ यू नोटिस, एक्सेप्ट हम्म। फॉर दिस, राइट, वन कंट्री जापान, बाकी के, ये इंडिया है। आई मीन लुक एट द जी डाइवर्जेंस। हाँ। मतलब दिस इज इंडिया लूजिंग द स्टॉक मार्केट धड़ा से 100, इट हैज गॉन डाउन डाउन। अब अप्रैल में, मई में थोड़ी इट हैज गॉन अप। आई थिंक शायद ये फिगर 7.7 देख के द स्टॉक मार्केट में गो अप इन बाय द एंड ऑफ जून। बट व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज, अगर इतना रोबस्ट ग्रोथ था इकोनॉमी में कि, लेकिन फिर स्टॉक मार्केट इतना डाउन क्यों हो रहा है इंडिया का? दैट इज द जी क्वेश्चन, संतोष जी। जी जी। एक्चुअली बहुत आसान है। बात यह है कि आप ये समझिए कि द इंडियन मार्केट इज वेरी एक्सपेंसिव। इट्स प्राइस टू अर्निंग्स हम्म। रेशियो, which is what investors, especially coming in from outside, look at very carefully. जो पी रेशियो है वो भारत का 22 के लगभग है, और वो 22 बहुत तेज माना जाता है। अगर हम अदर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी से तुलना करते हैं तो हम ये पाते हैं कि चीन का करीब पी रेशियो 10 है, और जो अदर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं उनका किसी का भी 15 से ऊपर नहीं है। हम कहाँ हैं? हम 22 पे। तो यानी अर्थात ये है इसका मतलब कि द प्राइस इज वेरी हाई रिलेटिव टू द अर्निंग्स। मतलब एक बबल है, इट्स अ ऑफ बबल। कोर्स इट्स, यस यस ऑफ कोर्स। यू सी, देखिए मगर एक समझिए, नहीं मैं समझाता हूं क्यों है बबल। बिकॉज यू विल बी पजल्ड कि एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सितंबर 24 से आज तक जी 20 महीने हो गए, वो लगातार डॉलर्स निकाल रहे हैं। मतलब हमारे या हमारे जी। स्टॉक मार्केट में जो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था उसको निकाल करके वो ले जा रहे हैं। ठीक है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ी हुई है उसकी वजह से।
तो उसकी वजह से रुपया गिर रहा है, तो वो तो हमने देख लिया कि रुपया गिर रहा है का। जी ठीक है ना। सो नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इक्विटी फ्लोज आपने इसमें माइनस माइनस करके आपने निरंतर दिखा दिया। ये तो आप सिर्फ 26 का दिखा रहे हैं, पिछले जी चार हाँ, जी पांच हाँ, हाँ। 20 बिलियन, मैं आपको ये वी कह रहा लॉस्ट हूँ। 20 बिलियन इन 26 एंड क्लोज टू 60 बिलियन इन या द लास्ट 1 ईयर। $60 बिलियन चला गया हाँ सिर्फ। मगर जी हाँ। डॉक्टर खान, मैं ये कह जी रहा हूँ जी कि ये शुरुआत, ये जो प्रक्रिया है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का पैसा विदेश ले जाना, हमारे मार्केट से निकाल करके विदेश ले जाना, ये प्रक्रिया सितंबर 24 से चल रही है। जी हाँ। इस वजह से रुपये का गिरना एक बहुत बड़ा, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है। मगर तो फिर आप पलट के पूछेंगे कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो प्राइस क्यों उतना बढ़ा हुआ है। बात ये है कि पिछले 4-5 साल से ये फर्क आया है हमारे कैपिटल मार्केट में, क्योंकि मिडिल क्लास की कुछ सेविंग्स ज्यादा ही बढ़ गई थी कोविड के दौरान, इस प्रकार कि लोग छुट्टियां भी नहीं मनाने जा रहे थे, घर में बैठे हुए थे, बंधे हुए थे, बाहर खाने नहीं जा रहे थे, कोविड के डरे डरे हुए थे। और इस इन सब के चलते उनकी कुछ जो आमदनी थी, जितनी भी थी, खर्च कम हुआ। तो जब खर्च कम हो रहा है, तो लोगों ने फिर इसको कुछ कुछ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स में लगाया। हर महीने वो कुछ इक्विटी खरीद रहे थे या डेट खरीद रहे थे, कैपिटल मार्केट में लगा रहे। उसकी वजह से हमारा मार्केट गिरा भी नहीं, और बल्कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बढ़ा रहा, और हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी मार्केट में आते रहे। तो हमारा मार्केट उतना नहीं गिरा जितना गिर सकता था। जो गिरा है वो अधिकतर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की वजह से बढ़ा है, गिरा है। और ये आप उम्मीद करें कि अब फॉरेन एफआईआईज वापस हमारे मार्केट में आएंगी, ये आप नाउमीदी आपको मिलेगी, क्योंकि आपको ये ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं होगी, क्योंकि कोई सवाल ही नहीं उठता ये वापस आएंगे। सरकार चाहे जितने तिकड़म लगा ले, क्यों, उसके दो कारण है। एक तो वो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो वाला, दूसरा कारण ये है कि उनको डर ये है कि रुपया गिर रहा है। तीन जी महीने में रुपया 91 से 96 97 आ गया था। अगर वो और गिरा तो उनको विदेश में पैसे ले जाने के लिए रुपये को कन्वर्ट करना होगा डॉलर्स में, तो उनको उनकी आमदनी कम हो जाएगी उस। तो जी इस वजह से आपको ये दिख रहा है कि हमारा मार्केट गिरा हुआ है, और ये स्थिति में कोई अंतर नहीं आने वाला है आगे चलते हुए। जी। दो चीजें हैं संतोष जी और आमिर। तो एक तो यह है कि अगर इफ ग्रोथ रेट देखकर अगर अपबीट हो जाता हूं मैं कि अरे 7.7 से ग्रोथ हो रही है और अब तो 95 रुपीज है डॉलर, तो फॉर समबडी लाइक मी द थिंग्स ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट इन रुपीज तो सस्ते रहेंगे, तो मैं अभी खरीद लेता हूं। और अगर रुपये की कीमत बढ़ जाती है यानी डॉलर की कीमत गिरती है इन द फ्यूचर, तो मैं निकाल सकता हूं, दैट आई कैन बेट। पर दूसरी चीज जो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, एंड दिस इज ए मोर टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, कि जो पैसा भाग रहा है वो एआई की तरफ भाग रहा है, इसलिए ताइवान हैज ओवरटेकन। देखिए पिछले इस महीने आमिर, बोथ ताइवान एंड साउथ कोरियन मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडियन मार्केट कैपिटलाइजेशन से बड़ा हो गया है। दे हैव बिकम बिगर स्टॉक मार्केट्स देन इंडिया। एंड दे आर सेइंग कि एक तो वो टीसीएमसी जो एक ही कंपनी है ताइवान की, वो सिंगुलरली इज ड्रैगिंग द इकोनॉमी अप। वो 14% के करीब कुछ ग्रोथ बता रहे हैं ताइवान में। तो द लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी आईटी में वो इंडिया में इज नॉट ऑन द सीन। So the smart money is running abroad in pursuit of AI। वो एक चक्कर है। दूसरा ये जो रुपी गिर रहा है इसके वजह से अगर लोग आर टेकिंग मनी आउट, और मेरे ख्याल से जो आरबीआई जो इंटरवेंशंस कर रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड इतना ज्यादा इंटरवेंशंस क्यों कर रहा है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स डर रहे हैं कि दिस इज बिकमिंग लेस एंड लेस लिबरलाइज्ड ना इकोनॉमी।
So Yeah. how do you see this RBI? Like, why can't RBI just sit? क्या ये psychologically वो 100 होने नहीं देना चाह रहे डॉलर को? Yeah, like what is their issue? मतलब So Muqtadar, if I am taking a stab at this, so you know, it's a very multi-pronged issue. सबसे पहली बात ये कि कई बड़े एनालिस्ट ने और बड़े क्रेडिबल एनालिस्ट ने ये कहा है कि इंडिया की एआई स्टोरी है बड़ी कमजोर है और इंडिया ने एआई को नजरअंदाज किया है। और ये खबर आप देखेंगे कि हर थोड़े दिन को कोई ना कोई कहता है और इसको और ये अब इट हैज गेन करेंसी और लोग देख ही रहे हैं कि एआई पे इंडिया ने खर्च नहीं किया। वो डेटा सेंटर वगैरह बन रहे हैं बट दैट इज नॉट नॉट कटिंग एज एआई। तो एक तो वो साफ साफ और वो गल्फ जो था वो बहुत बढ़ गया है और लोग वहां ले जा रहे हैं पैसे। दूसरा ना जो एक चीज जो हम जिस जिसके लिए हम बड़े परेशान हैं वो ये है कि एक जो खबर दुनिया के सारे बड़े इन्वेस्टर्स में फैली हुई है और सही फैली हुई है वो ये कि इंडिया बहुत ज्यादा क्रोनी कैपिटलिस्ट हो गया है। ये जो हर चीज में एक कंपनी का बोलबाला है वो 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 एक ऐसा सिग्नल भेजता है जो कि बड़ा बहुत ही हानिकारक है। जब ये यकीन हो जाए लोगों को कि सरकार सिर्फ एक इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी तब फिर वो फेयरनेस खत्म हो जाती है। और ये बड़ी अजीब बात है कि हम बावजूद इसके कि इतना नुकसान हो रहा है ये हम बड़े डंके के चोट पे कर रहे हैं। एक कंपनी हर चीज कर रही है अब उससे क्या हो रहा है। और ये लिंक्ड है आपके तीसरे सवाल से कि रुपए को हम क्यों नहीं नहीं छोड़ रहे कि फ्री क्यों नहीं छोड़ रहे कि ठीक है भाई 100 रुपए से 150 रुपए हो जाए। वाई इज द ये सर आरबीआई कंट्रोल क्यों नहीं कर रही। देखिए जब ये रुपया इस कदर गिरता है तो सिंपल मैथ कि एक्सपोर्ट में फायदा होता है क्योंकि एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है इंपोर्ट महंगा हो जाता है। इंडिया की जो 2 4 5 बड़ी कंपनियां हैं जो सरकार से बहुत करीब है वो सारी इंपोर्टिंग कंपनियां हैं। उनका सारा मार्जिन इसी बात पे होता है कि वो इंपोर्ट बहुत करते हैं। अगर वो इंपोर्ट इतना महंगा हो रहा है तो इसका मतलब उनका मार्जिन कम हो रहा है। सी एक्सपोर्ट डोरमेंट हो गए एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ नहीं रहे फॉरेन मार्केट भी नहीं खरीद रहा है क्योंकि है भी नहीं पैसे और इंपोर्ट प्राइस बढ़ती जा रही। जितना आप रुपया को गिरने देंगे उतना इंपोर्ट महंगा होता है। तो उस वजह से भी ये जरूरी है कि आरबीआई उन लोगों के लिए जो इंपोर्ट करते हैं उन लोगों के लिए रुपए को जितना हो सके वो कंट्रोल कर सकें। लेकिन वो इतना ज्यादा प्रेशर है रुपए पे कि आरबीआई की सारी कोशिशों के बावजूद रुपया जो है वो अब आप सोचिए रोज गिर रहा था फिर वो टैक्स माफ किया तो 50 पैसे बच गए। लेकिन कितना बड़ा दैट इतना बड़ा स्टेप था वो। इतने बहुत से उससे पहले इतने बहुत से डॉलर बेचने पड़े। फिर वो जो एक इतनी अजीब खबर आई जिससे सरकार हिल ही गई वो ये कि हमने 20 22 या 12 बिलियन डॉलर का सोना बेच दिया। सोना बेचा हाँ। और वो अगर आरबीआई को इतनी सब खलाबाजियां करनी पड़ रही तो ये क्यों कर रही। उसका आंसर सिर्फ इसी में है कि हमने ये कर दिया है कि हम 1 2 3 व्यापारियों को इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करेंगे चाहे जो हो जाए। ये इन इटसेल्फ बड़ी बुरी बात है और ये जो सिग्नल जा रहा है वो और बुरा सिग्नल है फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर। वो जो गोल्ड की खबर है ब्लूमबर्ग वालों ने चलाई थी खबर कि इंडिया ने 20 बिलियन डॉलर के गोल्ड बेचे हैं ताकि रुपए की कीमत रखे बट बाद में दे विथड्रू दैट सेइंग असल क्या हो गया है कि गोल्ड की कीमत भी गिर गई है फ्रॉम जी हाँ जी 5500 से इट जी हैज हाँ। गॉन टू 4000 तो व्हाट दे डिड वाज दे डिडंट लुक एट द गोल्ड वॉल्यूम दे लुक्ड एट द कॉस्ट जो मतलब उसकी एस्टिमेट वैल्यूएशन हाँ वैल्यूएशन हाँ। वैल्यूएशन देखकर उन्होंने एस्टिमेट कर दिया कि ये बेच दिए होंगे बट दैट वाज एंड दे रिट्रैक्टेड इट। संतोष जी मैं आपके स्पेशलाइजेशन की तरफ आता हूँ मैं आपको डेटा थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं
ये डेटा है अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट वाला डेटा है, आप इसको देख के देखिए। तो इंडिया का अभी अनएम्प्लॉयमेंट 5% बता रहे हैं, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट। मैं इसको ब्रेकअप दिखा रहा हूँ। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 10% के करीब है। और जो ऐसा, वो आपको कोई याद है बचपन में कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो ये तो उल्टा हो गया लोगे इंडिया में। खराब। जितना पढ़ोगे आप उतना यू आर इन ट्रबल, राइट। आप देखते जाइए, नीट यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं 25% है, ग्रेजुएट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 40%, अर्बन यूथ 13.6%, और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट 5% कह रहे हैं। तो ये मतलब इज दिस ए क्राइसिस है, या दिस इज समथिंग विच इज पेक्यूलियर? बिकॉज मैं चाइना का भी देख रहा था। चाइना का सिचुएशन विद यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इतना बुरा आ गया कि वो डेटा छापना रोक दिए। सो वी डोंट गेट डेटा आफ्टर 2024 फॉर चाइना। बट जो 2023 का देखेंगे तो एजुकेटेड यूथ was somewhere near 21%, I think, unemployment. तो ये क्या क्या हो रहा है? एंड व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स? खाली वो एक नंबर लेके भाग रहे हैं 7.7 7.7, एंड दे डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट जीडीपी पर कैपिटा। अभी भी 2000 में ही चल रहा है, इट हैज नॉट इवन रीच 3000 जीडीपी पर कैपिटा। सो व्हाट इज हैपनिंग सर? जी, तो जो भी ग्रोथ है जी वो, जैसे आमिर भी कह रहे थे, वो ऊपरी 10-15% की जो क्लास है हमारे देश की, उसको फायदा हो रहा है और उनकी आमदनी बढ़ रही है। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात, मतलब 80% को फायदा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जैसे अभी आपने रोजगार के बारे में आंकड़े दिखाए। जी रोजगार की स्थिति जब से ये सरकार आई है, खासतौर से 2016 से, स्थिति बदतर से बदतर होती चली गई है। बल्कि 17 में ही, 17-18 में, जब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, आपके अधिकतर आंकड़े जो इससे पहले वाले ग्राफ में थे, जो आपने दिखाए, वो सारे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से ही थे। जी हाँ 17-18 में हमारे देश की कुल जो बेरोजगारी दर थी वो 45 साल की सबसे अधिक रेट की थी। तो ठीक। ये आप अभी हालिया ना आंकड़े दिखा रहे हैं। जी मैं आपको ये बताऊं कि ये 17-18 में इससे ज्यादा थी। यूथ जी अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आफ्टर 2012 हैड डबल्ड बाय 2017-18। वो अब थोड़ी सी कम हुई है, मगर वो कम भी जो है वो भ्रामक है, मतलब वो मिसलीडिंग है। क्यों मिसलीडिंग है? क्योंकि हुआ ये है दैट मोर एंड मोर यंग पीपल हैव गॉटन एजुकेटेड, but they are saying that, you see, and of course the increase in education is also being experienced by girls, and also in rural areas. So many of these girls and also other male youth in rural areas, even after getting educated, they would normally go to the city, and वो शहरी रोजगार पाने की उम्मीद में पढ़ते लिखते हैं। और मगर हो ये रहा क्योंकि शहरी रोजगार बढ़ नहीं रहा, तो ये युवा और युवतियां सारी अपने को एग्रीकल्चर में दिखा रही हैं। तो जी हुआ ये है कि एग्रीकल्चर की संख्या बहुत जबरदस्त तौर से बढ़ी है। सो यू आर गेटिंग एन इम्प्रेशन कि रोजगार बढ़ा, काफी बढ़ रहा है, और सरकार उसका ढिंढोरा पीटती है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ गया। मगर महिलाएं भाई सारी खेती में जाकर के जुड़ी हैं, और जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो तक खेती में जाकर के जुड़ी हैं। सो पहली बात तो ये कि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार नहीं बढ़ रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वजह से पढ़े लिखों की यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी बढ़ी हुई है। और जब वो बढ़ी हुई होती है तो रियल वेजेस नहीं बढ़ती। तो रियल वेजेस स्टैग्नेंट हैं, जैसे आमिर शुरू में कह रहे थे। तो इन दो कारणों से, कि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार नहीं बढ़ रहा, और दूसरा क्योंकि रोजगार नहीं बढ़ रहा, इस वजह से
जो रियल वेजेस हैं आफ्टर टेकन इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन, वो 10 साल से स्टैग्नेंट है। और इसका मोटे तौर से कारण यह है कि जो एमएसएमईज हैं, जो छोटी और मध्यम साइज की इकाइयां हैं, उनमें रोजगार ठप हो गया है। वो जो शुरुआत हुई थी नोटबंदी के बाद, तो वो अभी जाकर के कुछ रिकवर करता हुआ दिख रहा है। मगर मोटे तौर से पॉइंट यह है कि हर साल लगभग 7-8 मिलियन youngsters better educated than before are joining the labor force looking for work। तो वही आपको दिख रहा है कि जब वो ढूंढ 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 करके थक जाते हैं, तो वो फिर अपने को कहते हैं सर्वे में नॉट इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग, नीट हो जाते हैं वो। तो मतलब वो दे बिकम डिस्करेज वर्कर। और वो ये भी मतलब डिस्करेज वर्कर का मतलब ये होता है कि वो दे आर नॉट इवन लुकिंग फॉर वर्क। दे आर यूथ 15 to 29, they have probably acquired education, but after looking for work काफी समय they stop looking for work। तो ये बहुत ही घातक स्थिति है। मगर देखिए, आपने अभी ये मुद्दे हम लोगों ने चर्चा नहीं की, मगर हम उस संदर्भ में थोड़ा सा फिर से बात करें कि ये 7.7% की जो जीडीपी ग्रोथ रेट 25-26 की सरकार दावा कर रही है, उसके संग जितने और सब आंकड़े हैं वो मेल नहीं खाते। अब मैं कुछ 3-4 किस्म के आंकड़े आपको जो मेल नहीं खाते उस इतनी तेज ग्रोथ रेट से, उनको गिना देता हूं। देखिए, जब ये 7.8% ग्रोथ रेट हमारी 10 साल थी 2004 से 14 तक, तब हम इकोनॉमी की टोटल इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो जो था वो 32 से 38% के बीच में हुआ करता था। मगर पिछले 10 साल में जब ये बड़ी ग्रोथ रेट बढ़ी हुई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये 7.7 कह रहे हैं पिछले 25-26 में, इनकी तो कभी भी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो 32 से ऊपर नहीं गई, बल्कि पूरे 10-12 साल से इनकी इन्वेस्टमेंट 26% और 32% के बीच में रही। यानी कि कभी वो स्तर इन्होंने इन्वेस्टमेंट के को लेकर के प्राप्त ही नहीं किया, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ हो ही नहीं रहा। तो प्राइवेट, तो फिर आप सोचेंगे कि भाई इतनी अगर प्रॉफिट हो रही है, और प्रॉफिट हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो वो प्रॉफिट के संग ये बड़े बड़े आसामी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं? दे आर टेकिंग द मनी आउट सर, दे आर इन्वेस्टिंग अब्रॉड। सो जी हाँ। so that is one very important reason that investment is not growing, part because the here domestic demand is, aggregate demand is low। और दूसरी बात, उनको लगता है कि देयर आर ग्रीनर पास्चर्स, तो हम पैसे विदेश ले जाते हैं। और इसको मैं एक और आंकड़े से जोड़ता हूं। देखिए, अभी तक हमने सिर्फ कैपिटल मार्केट की बात की, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पैसे विदेश ले जा रहे हैं। मगर दूसरा एक जरिया जो भारत के लिए या किसी भी विकासशील या विकसित देश के लिए भी होता है कि फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा आता है, एफडीआई। यानी कि जो हमारे देश में विदेशी कंपनियां आकर के निवेश करती हैं और गुड्स बनाती हैं, सर्विसेज प्रदान करती हैं, या कंस्ट्रक्शन कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती वगैरह। तो वो, क्योंकि हमारे बड़े असामी विदेश पैसा ले जा रहे हैं, तो बाहर से जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो तो फिर भी चलो ठीक ठाक है। हो ये रहा है कि नेट एफडीआई बहुत गिर गया। inflow, that's right, so the inflow minus the outflow is pretty much close to zero। यानी कि नेट एफडीआई कुछ खास नहीं हो रहा। तो एक तो कह रहे आपका 7 बिलियन है, जी, ओनली 7। जी तो आप सोचिए कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पैसा विदेश ले जा रहा। हमारा जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है वो विदेश ले जा रहा। तीसरी चीज, आंकड़े बता देते हैं कि मतलब रुपया गिरता चला जा रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, जिसकी वजह से आरबीआई को बार बार इंटरवीन करना पड़ रहा है। और उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो $700 बिलियन से अधिक थे, उसमें करीब 30 से 40 बिलियन डॉलर्स की कमी आ गई है, क्योंकि आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ रहा है रुपए को बचाने के लिए। एक और आंकड़ा बता देता हूं, मतलब आप चाहे अपनी कितनी पीठ थपथपा लीजिए कि हम 7.7% पे ग्रोथ रही, जी पर अब ये भी देखिए कि लड़ाई जब से शुरू हुई है, जंग शुरू हुई है वेस्ट एशिया में, तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है
वो काफी कम हुआ करता था, 5% से कम हुआ करता था, वो 8.3% हो गया है। जो खुदरा महंगाई है, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हमारे आपके लिए वो 3% हुआ करता था, वो पहुंच गया है 5%। तो और हम लोगों ने जॉब्स के बारे में बात ही कर ली। जब इतनी सारे जो आंकड़े और मापदंड होते हैं अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, न इन्वेस्टमेंट है, न और कुछ है, न जॉब्स हैं, तो आप किस दावे से, किस मुंह से ये दावा कर रहे हैं कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हैं? जी। संतोष जी, एक इंटरेस्टिंग थिंग थी, मैं थोड़ी देर काफ़ी पजल रहा कि ये मोदी जी ने जो रिक्वेस्ट किया कि टू लिव एज इफ वी आर इन कोविड कि आप बाहर ना जाएं, वेकेशंस डोमेस्टिक करें, गोल्ड ना खरीदें, फिर उसके बाद कस्टम्स वगैरह भी लग गया, आमिर ऑन कस्ट, सोने पे भी चांदी पर भी, दोनों पर दे हैव रेज्ड द टैरिफ्स टू बाय देम इंपोर्ट। तो मैं सोच रहा था कि इसके मतलब द मेन रीजन क्लियरली अपीयर्ड एज इफ के डॉलर बचाना चाह रहे हैं, दे डोंट वांट टू स्पेंड डॉलर्स। तो और फिर कह रहे हैं कि 690 बिलियन डॉलर्स का रिजर्व है। सो इट वाज ए बिट पजलिंग, एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये जो डी डॉलराइजेशन की जो शुरू हुआ है चर्चा, तो जब इंडिया कहता है कि इट हैज reserves of 690 billion dollars, it doesn't mean that it has 690 billion dollars. What it means is that उसमें से 150 बिलियन तो शायद सोना हो सकता है। So it could be gold, it could be yuan, it could be pounds, it could be other currencies also. So they're just giving us the basket of them, yeah. हाँ, it's a basket of currencies. So but oil आप import सिर्फ डॉलर में कर सकते हैं। You can't, I mean, even if you sell gold, you will have to sell it and then buy dollars to buy oil. इसलिए मुझे लगता है कि डॉलर क्रंच हो गया है इंडिया में, in spite of the fact that it has such a high, मतलब one of the top reserve totals है, which is why this trend के let us preserve dollars ये जो हो रहा है। But I want to come back and talk about these so-called cockroaches जो बात कर रहे हैं कि unemployment की जो हम बात कर रहे हैं 15% के करीब हो गई है विद एजुकेटेड। तो मैं ये जो इकोनॉमिस्ट हैं नीलकंठ मिश्रा जी, who's now going to be part of the World Bank, वो 2 दिन 3 पहले ही was on ANI, had a long 2 घंटे का उनका शो था। उसमें he said something very interesting. He was trying to explain कि इंडिया में AI क्यों नहीं, and he said कि जो स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो चाहिए एआई के लिए वो हमारे पास नहीं है। मतलब यू कांट इन्वेस्ट 300 400 200 बिलियन डॉलर जैसा यूएस में वी आर इन्वेस्टिंग इन एआई कंपनीज, वेदर इट इज एनवीडिया या क्लॉड या अदर्स। तो ही सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ही सेड देखो, इकोनॉमी को छोड़ दें, आप वेल्थ की तरफ देखें तो जो बिकॉज द जीडीपी पर कैपिटा इज सो लो, the wealth of the country is very low. Even though the GDP is 4 trillion, wealth is not much. उनका estimate है कुछ 15 ट्रिलियन डॉलर कह रहे हैं वो total wealth of the country. So he's saying कि risk capital नहीं है इंडिया में। तो लोगों के पास पैसे ऐसा फालतू नहीं बैठे हैं कि चलो रिस्क ले लेता हूँ मैं 100 बिलियन का, मे बी हु नोज डीप सीक विल बॉम्ब, यू नो समथिंग लाइक दैट। एक इंडिया का कोई एआई कंपनी का नाम आया था, सत्यम और समथिंग, लेट मी इन्वेस्ट इन दैट, टेक ए चांस। सो इवन दो वेंचर कैपिटल है, देर इज नो रिस्क कैपिटल। दिस वाज लाइक ए न्यू कॉन्सेप्ट। इसे कि बिकॉज रिस्क कैपिटल नहीं है, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। लेकिन सरकार तो इतना ज्यादा, आई थिंक इंडिया का जीडीपी का सबसे बड़ा कंपोनेंट तो मुझे कैपेक्स लगता है फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट? इफ द गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग सो मच, व्हाई इज द गवर्नमेंट नॉट इन इन्वेस्टिंग इन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर? Well, Uttara, given the fact that we are the fourth, fifth, sixth largest economy, 4 ट्रिलियन डॉलर अगर जीडीपी है तो ये 300-400 बिलियन डॉलर क्या चीज है? इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? और ये दोनों तीनों जो बड़े हमारे बिलियनर्स हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं और उनको वो आराम को खरीद सकते हैं, तो ये क्या चीज है? तो
ये तो ऐसे ही, दिस इज जस्ट अ rationalization that I think Mishra Saab is doing. The issue is that, you see, why, what happens with invest? आज के पास अगर 100 रुपए तो आप कहाँ लगेंगे? We put it in a new venture which has great potential, जिसपे बहुत बातचीत हो रही कि हाँ, in the next few years it will do very well. या आप उन सेक्टर्स में लगाएंगे जहां पे आपकी रिटर्न बहुत है, और वो आपका, आपकी सरकार, आपके दोस्त गारंटी करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट आपका खरा रहेगा। आपसे हम कह रहे हैं कि देखो, पेट्रोल खरीदते रहो, पेट्रोलियम रिफाइनरी में लगाओ, एयरपोर्ट पे लगाओ, ये इनका जो रिटर्न है ना, हम गारंटी कर रहे हैं। हम डॉलर पेट्रोल को 100 से 110 120 कर देंगे तुम्हारे लिए। हवाई जहाज और एयरपोर्ट की मोनोपोली तुम्हें देखे रहेंगे। तो आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे? विल यू इन्वेस्ट इन ए, आप उस चीज में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे आपको गारंटी दी गई कि आप मोनोपोली रहेंगे, जहां पे आपको 17 18 20% मार्जिन मिलता रहेगा, या एक ऐसी टेक्नोलॉजी में जो शायद कुछ बन पड़े, कभी हो जाए? तो हो ये रहा है कि यही रिस्क का वही मतलब है कि आपके पास दो चीजें, एक में रिस्क है, एक में नहीं है, तो आप ऑब्वियसली वहां इन्वेस्ट करोगे जहां रिस्क नहीं है। तो हाँ, ये जो हमने क्रोनिज्म कर रखा है, उससे किसी को कोई जरूरत ही नहीं है कि वो उस जगह, उस तरफ जाए जहां पे प्रॉबेबली 4 5 साल बाद रिटर्न्स आएंगे, वो भी उन लोगों से कॉम्पीट करके जो आपके बहुत आगे हैं, जापान, कोरिया वगैरह। यहाँ पे आप जीएमआर जीवीके के साथ खेलते रहे, आपको ज्यादा पैसे मिले। जो सरकार के करीब हैं संतोष जी, वो भी मतलब ये जो मिश्रा जी की बात कर रहा हूँ मैं, ही वाज सेइंग कि हम 20 साल तक विल नॉट बी देयर वेयर ताइवान एंड साउथ कोरिया आर एट द मोमेंट इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। मुझे हैरत होती है ही है नहीं कि हमारे जब पास। जब इस तरह की जब बात करते हैं, why do they assume कि they will be stationary? साउथ कोरिया, ताइवान, वो भी तो ग्रो हो रहे हैं। अगर आप 20 साल के बाद वहां पहुंचेंगे जहां साउथ कोरिया और ताइवान आज है, तो फिर वो तो कहीं और रहेंगे। लाइक यू हैव टू ग्रो फास्टर इन दिस एरिया। तो मैं आपसे संतोष जी ये पूछना चाह रहा था कि ये जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है इंडिया का, अ, ये जो एजुकेशन के तरफ, लाइक हैव वी, आर वी सेटिस्फाइड विद जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में हो रहा है? बिकॉज इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर खाली रोडें और सड़कें वगैरह तो नहीं है ना, एजुकेशन में आर वी हैप्पी विद दैट? अब ये देखिए जो एग्जाम के जो स्कैंडल्स हो रहे हैं नीट के, प्लस जो एआई के तरफ से जो आ रहा है डाउन द लाइन। मैं एक इंडिया की एक बहुत ही मशहूर कॉलेज में, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, अगर अगर लिया नाम तो सबके नाम पता चल जाएगा, बट आई हैड लंच विद अ वेरी प्रोमिनेंट प्रिंसिपल ऑफ ए वेरी फेमस कॉलेज इन इन इंडिया, और उनसे पूछा मैं कि एआई से क्या हो रहा है। ही एआई सब तबाह कर दिया। आई सेड क्या मतलब? ही सेड एक तो एक क्या हो रहा है कि टीचर्स भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं इन लेसन प्लानिंग। तो अब वो, हाँ। तो स्टूडेंट देख के बोलता है ये तो चैट जीपीटी ने बनाया, ये तो मैं घर में भी कर सकता हूँ। तो अटेंडेंस गिर गई है कॉलेजेस में। स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंडिंग द क्लास बिकॉज दे थिंक टीचर जो पढ़ा रही है वो चैट जीपीटी से, लेकिन वो घर में बैठ के चैट जीपीटी पे जाके इज नॉट स्टडिंग। तो वो एकदम, मतलब जो अगर पहले अगर होता, लास्ट ईयर वो अटेंड कर लेता क्लास, इस साल वो क्लास भी अटेंड नहीं कर रहा है, थिंकिंग के ही विल कैच अप यूजिंग चैट जीपीटी। जो दूसरी चीज है, शी वाज टेलिंग मी कि खान साहब मुझे जो ईमेल भेजते हैं वो, उसमें से वो प्रॉम्प्ट भी डिलीट नहीं करते चैट जीपीटी का, कि उन्होंने कहा सेंड ईमेल टू माय प्रोफेसर, तो वो भी उसमें वो कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। सो शी सेइंग कि इट इज डी-स्किलिंग बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो ये तो लाइक ए बेसिक लेवल पे द कंजम्पशन जो हो रहा है। और अब लोग कह रहे हैं कि इंडिया इज नाउ द सेकंड बिगेस्ट यूजर ऑफ दीज एआई की चीजें विदाउट। सो do you think AI is going to have a really devastating impact on the education side of it with India, और इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, that should be seen as a national security element
और वो ही खतरे में पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, आपने 3-4 सवाल एक साथ पूछ लिए हैं, तो आप माफ करिएगा, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। मैं जी तीन चारों बातों की के जी। को सुलझाने की कोशिश करता हूँ। बट यू अग्री विथ मी के दे आर सीरियस इश्यूज। ओ, नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें जी कोई दो राय है ही नहीं। तो जिस आपने बड़ी मेहरबानी करी, मेरी नई किताब के बारे में चर्चा करी, जी इंडिया आउट ऑफ वर्क, तो उसमें मतलब जो 8 सब्सटैंटिव चैप्टर्स हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा चैप्टर एजुकेशन और स्किल्स को लेकर ही है। और जो एजुकेशन में कमजोरी और कमी रह गई है, उसको कैसे पूरा करना है, और ये जो तबाही आपने जिसका वर्णन किया, उसके संग हमको कैसे जूझना है। तो पहली चीज तो आपकी बात बहुत सही है कि भाई सड़कें बनाना और एयरपोर्ट बनाना अपनी जगह है, मगर क्या हम इन सब की इन निवेशों की वजह से, एक्सप्रेसवे की वजह से, क्या हम एजुकेशन पे कम खर्च कर रहे हैं? बिल्कुल कम खर्च कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी ये है कि जो अलल्ले तलल्ले हमारी सरकार रेवड़ियां बांटती रही है, उसको वो रोक करके स्वास्थ्य और शिक्षा पे कहीं ज़्यादा खर्च करना था, और हायर एजुकेशन पे खास तौर से। तो इस मामले में मैं आपको बताऊं कि हमारे जो आरबीआई के गवर्नर और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हुआ करते थे, प्रोफेसर रघुराम राजन, और उनका उनके विचार और मेरे और आपके विचार में काफी सहमति है। मैं समझाऊं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बात यह है कि अब मैं इसको एआई के इन्वेस्टमेंट और चिप्स के मैन्युफैक्चर से जोड़ता हूं, डॉक्टर साहब। जी देखिए, बात यह है कि हमने सेमीकंडक्टर्स में इन्वेस्टमेंट 20-25 साल पहले जो करना शुरू करना चाहिए था, वो नहीं किया, क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग पे ही तवज्जो नहीं दी। वो पुरानी अब कहानी हो गई है। तो अब हमारे लिए कैचअप करने में, उस स्थान पे पहुंचने के लिए जहां टीएसएमसी और चाइनीज कंपनियां हैं आज जहां हैं, वहां उस स्थान पे पहुंचने के लिए बहुत कम लगेगा, तो 15 साल लगेगा। मगर सवाल यह है कि क्या हम 3-4 नैनोमीटर्स की चिप्स को बनाना हमें चाहिए भी, उसमें मेहनत हमें करनी भी चाहिए। यहाँ मेरी मेरी राय रघुराम राजन से पूरी तरीके से सहमत है कि हम जो कर रहे हैं, देर आए हैं दुरुस्त आए हैं, कम से कम कर रहे हैं, वो हम करें। मगर हमको अगर इस रेस में जीतना है, नहीं नहीं, इस रेस में और पिछड़ना नहीं है, और एआई का फायदा भी उठाना है, तो हमें 2-3 काम करने हैं। एक तो हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम पे कहीं ज्यादा खर्च करना है, और कहीं ज्यादा ज्यादा तवज्जो देनी है। अब ये इसमें बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में हमारे पास चर्चा करने का समय है। पहली बात तो इस वजह से हमें जो खर्च आज करना पड़े कि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाएं और बड़े बड़े डेटा सेंटर्स पे इन्वेस्ट करें, वो बस निकल चुकी है। हमको नहीं करना चाहिए। हमको सिर्फ ये करना चाहिए कि 1-2 डेटा सेंटर्स वो बना लें जिसमें हमारा डेटा इस्तेमाल हो, ना कि हमारा डेटा विदेशियों या फिर हम उनके डेटा को इस्तेमाल करके अपने अपने एआई मॉडल्स को बनाएं, या एआई के एप्लीकेशंस को बनाएं। ना, हमको चाहिए कि हम अपने ही डेटा के आधार पे बनाएं। इसलिए हम कुछ डेटा सेंटर्स सेटअप कर लें, मगर हम इस उम्मीद में ना रहें कि हम बहुत लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमको एआई का एडेप्टेशन और उसका उसको किस प्रकार से इक्विटेबली देश में इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का इम्प्रूव करने के लिए, टेलीमेडिसिन को इम्प्रूव करने के लिए, वगैरह वगैरह, उस सब में काम लाएं तो बेहतर होगा। अब ये जो बात आपने कही कि
बच्चे चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं और टीचर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, ये तो अगर बुरा टीचर होगा तो वो चैट जीपीटी पे निर्भर रहेगा, और अच्छा टीचर होगा तो वो चैट चैट जीपीटी का इस्तेमाल तो कर लेगा, मगर केवल उस पर निर्भर नहीं रहेगा। मोटी बात ये है। जी तो ये तो बड़ी दुखद बात आप बता रहे थे कि एक अच्छे सबसे अच्छे कॉलेज के प्रिंसिपल आपको ये बात बता रहे हैं कि हमारे टीचर ऐसे जगह में इतने मूर्ख हैं। इसका अर्थ ये है कि हमने अपने टीचरों पे भी इन्वेस्ट नहीं किया है। बहुत बड़ी दिक्कत है सर। जी सो दिस इज द पॉइंट। और अगर हम आज भी स्टेम में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने सेकेंडरी लेवल पे, तो दिक्कत यह है डॉक्टर साहब कि हमारे स्कूलों में स्टेम के टीचर्स की कमी है। क्यों? क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो अधिकतर लॉ, कॉमर्स, मैनेजमेंट करते हैं, और या सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज करते हैं, वो स्टेम सब्जेक्ट्स नहीं करते। और ये बिल्कुल स्थिति कोरिया में, जापान में और चाइना में उल्टी है। तो ये फर्क है, और ये फर्क को, इस स्थिति को हमें बदलना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि इंडिया में लोग स्टेम को अवॉइड कर रहे हैं? आई मीन दिस इज। जी वो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अवॉइड कर, यस। जी मैं ये कह रहा हूं कि वी आर प्रोड्यूसिंग 8 million graduates from engineering colleges, but जी the teachers are so bad because colleges are so bad, which is what you were just describing. जी And we don't have even enough teachers. Please try and जी हाँ appreciate हाँ the हाँ, complexity and the depth of the problem here. जी हाँ जी हाँ So all I'm saying is that's why, matlab, more than 50% of these graduates, the 8 million engineers, are unemployable. That is the difficulty. They're not decent engineers. So, yeah. which is why I'm saying that the quality of the investment and the quality of the intake of students has to change. How are you going to change that, sir? The way you're going to change that is कि you make it much tougher for people to enter university. अब चाइना में क्या होता है, गाँव काव वाला सिस्टम 20-25 साल से चला आ रहा है कि जो एंट्रेंस टेस्ट है यूनिवर्सिटी के लिए, वो भयानक होता है, बड़ा भयंकर होता है। इसी और वहां पर स्टेम का इतना बोलबाला है, उस स्टेम का इतनी, उस पे इतनी तवज्जो है स्कूल से आगे लेकर के चल के, कि आप, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं कि चीन में आपकी कम्युनिस्ट पार्टी के जो पॉलिट ब्यूरो जो मेंबर्स हैं, उनमें से 40% आर इंजीनियर्स। आप क्या हमारी 550 की जो लोकसभा की मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनमें से 40% आप गिना सकते हैं क्या इंजीनियर हैं? पढ़े लिखे भी शायद दसवीं मुश्किल पास, से। 10वीं पास। तो देखिए, 46% आर क्रिमिनल्स, दे हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, and that share has gone up, Dr. Saab. जी From हाँ जी हाँ 2004, that number was 24%. Today it is 46%, जी 24 में। तो स्थिति तो इतनी गई बीती है सर। तो अब वो अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं तो वो ही कौन सा बड़ी तवज्जो देंगे एजुकेशन की? ये देश बहुत ही गंभीर स्थिति में है डॉक्टर साहब। जी हाँ जी हाँ। तो मैं और अंधों में काना राजा वाली स्थिति हमारी सरकार की है, मैं आपको क्या बताऊं। ये आपने जो बात की, मेरे पास ईरान की जो लीडरशिप है उनके सबके ईमेल्स मैंने पिछले हफ्ते पता लगा लिया। यू नो हाउ आई डिड इट? बिकॉज दे जी, आर ऑल प्रोफेसर्स। दे आर ऑल प्रोफेसर, आई नो दिस हाँ, सर, मैं आई नो। उनके यूनिवर्सिटीज में जहाँ वो पढ़ाते थे, जैसा गालिब आफ है, गालिब आफ इज एसोसिएट प्रोफेसर है, वो भी फुल प्रोफेसर भी नहीं हुआ है अभी वो। तो मैं उनके यूनिवर्सिटीज में जाकर, जहां वो पहले पढ़ाते थे बिफोर टेकिंग द जॉब, सो आई हैव ऑल देयर यूनिवर्सिटी ईमेल्स। अब ये और बात है कि वो दे आर सो बिजी विद द वॉर कि वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है शो पे आने के लिए, बट आई बीन सेंडिंग ईमेल्स टू ऑल ऑफ देम। मतलब फॉर एग्जांपल अब्बास अराक्ची इज ए पीएचडी, और उनके डिसर्टेशंस भी Imagine, पब्लिश्ड हैं, दे आर वेरी गुड, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। Yeah, yeah. absolutely. हाँ, मैं अभी सुना कि जो जो लेबनान के प्रेसिडेंट है वो गए थे आयतुल्लाह खमेनी से मिलने, द फादर हु वाज किल्ड।
तो उससे जब मिले तो उसने पूछा, तुम द हंचबैक ऑफ नोटर-डेम पढ़े हो? तो उसने कहा नहीं। उसने उसने पूछा, एस्मेराल्डा चाकू लेके क्यों फिरती थी हमेशा? Because she was desirable for her self-protection. So he compared Hezbollah to Esmeralda's knife. So I found that very interesting. It makes a lot of difference if your leadership is educated and values education. Amir, what is your take? मतलब तुम तो काफी different universities वगैरह में जाते रहते हो. What is your take about it? कि is the quality of education a challenge India के लिए? Should India treat that as a national security issue? संतोष साहब ने कह दिया वो बड़ी क्लियरली कि टीचर ही नहीं है। जो टीचर है, सॉरी टू से, वो बहुत ही घटिया टीचर है। एंड इन दैट सेंस मैं बहुत खुश हूँ कि इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है एआई के यूज में, क्योंकि बच्चों के लिए ना क्लासरूम में तो कुछ नहीं है, वो शायद चैट जीपीटी से ही कुछ सीख लेंगे। बट स्कूल कॉलेज में जब ज्यादातर बच्चे जब कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज देखो तो वो यूनिवर्सिटी जिसमें हमने भी पढ़ाई की, जो एक जमाने में बड़ी अच्छी होती थी, चाय खाने में दिल्ली क्लास? यूनिवर्सिटी की बात। हाँ, आप क्लास नहीं होती, कभी नहीं होती क्लास। Yeah. तो तो ये जो संतोष ने कहा कि बहुत गंभीर स्थिति है, दैट इटसेल्फ इज एन अंडरस्टेटमेंट, खुसूसन एजुकेशन में। तो 20-20 हजार रुपए लेके लोग कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, वो क्या पढ़ाएगा बेचारा? अ, बच्चे जो आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, वो अब मैं रिक्रूटमेंट करता हूँ ना सरकार के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन में। आप देखिए कि हम ग्रुप इन्हें बड़ी ब्यूरोक्रेसी को रिक्रूट करते हैं आज 2025-26 में, और आज भी उनमें से अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको साइंस और टेक्नोलॉजी की कोई खबर नहीं, जो आके कभी कंप्यूटर यूज नहीं करेंगे। यानी हमारे ये चाइना वाइना में वो 4-5 साल के बच्चे, 8-10 साल के बच्चे यूज कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप, हमारे अफसर नहीं यूज करते आज भी। हमारे टीचरों को आज तक एक स्लाइड डेक बनाना नहीं आता। तो और ये बात बिल्कुल सही है कि जो जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो लाइन लगी रहती है, लॉ में पीएचडी कर रहे हैं, लैंग्वेजेस में पीएचडी, इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस में पीएचडी होती है कि आप एज अ परसेंटेज, ज्यादातर लोग कि कोई किसी लैंग्वेज में पीएचडी कर रहे हैं, एंड नन ऑफ दैट इज पब्लिश्ड और एनीथिंग इट्सेल्फ। सो देयरफॉर जब जब इनपुट, ये जो ड्रॉप आउट रेट की बात होती है ना, कि इतने लोग क्यों सेकेंडरी स्कूल में या हाई स्कूल में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तब जब इनसे पूछो तो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि साहब क्लास में कोई टीचर ही नहीं है, हम वहां जाके पढ़ेंगे क्या? या जो अब टीचर आता है, आप सोचिए कि मैथ्स का टीचर है, उसको बेचारे को ना मैथ्स आती ना अंग्रेजी, वो आपको आके सिखा रहा है कि a+b² क्या होता है, तो वो बाकायदा बोलेगा a² प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab और फलाना पता नहीं क्या क्या, राइट? तो वो तो कहेगा ही ना। तो आप बच्चे को क्या, अच्छा वो बच्चा जो a+b² 7वीं 8वीं क्लास में सीख जाना चाहिए, वो नहीं सीख पाता, वो बगैर फेल हुए चला जाता है 10th में, उसको तो फिर कभी पढ़ाएंगे नहीं हम लीनियर इक्वेशन, वो तो कैलकुलस चला है, वो क्या पढ़ेगा? तो इस वजह से ये सिचुएशन बहुत ही सीरियस सिचुएशन। तो मतलब जी। वी हैव रिच्ड अपना टाइम लिमिट के बाद। मैं एक मेरे साथ एक वाकया हुआ जहाँ मैं एक प्रोफेसर की मदद करना, एक प्रोफेसर मेरे पीछे पड़ी थी कि भाई मुझे हेल्प करिए, कुछ इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए। तो मैंने थोड़ा अपना पर्सनल कैपिटल यूज़ किया और वो प्रोफेसर आ नहीं सकी। तो जब मैं मुझे बड़ा गुस्सा आया तो मैं उनको डांटने लगा। तो पता चला कि इसे अगर महीने में 2 बार हमारे चेयर सैटरडे को अगर कॉन्फ्रेंस कर देते हैं डिपार्टमेंट की मीटिंग, तो मैं ब्रेक इवन नहीं होती उस महीने, क्योंकि जो खर्चा लगता है जाने आने यूनिवर्सिटी वाह। को, आई लूज। मतलब शी इज मेकिंग सो लिटिल कि या दो या तीन बार एक्स्ट्रा अगर वो गई तो शी लूजेस। आई वाज वेरी स्टन्ड बाय दैट।
तो एनीवे सर, आप लोग दोनों ने यू हैव हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन वेरी सीरियसली. मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम वी विल डू अ लिटिल बिगर डाइव इनटू एजुकेशन चैलेंज. इट इज समथिंग दैट वी Yeah, नीड we टू should. कवर. Yeah, yeah. वी विल कम बैक. एक दो हफ्तों के बाद मैं आपके पास दोबारा आऊंगा टू टेक ए क्लोजर लुक एट एजुकेशन. बट एनीवे आज Yes. के लिए, yes, their numbers are good, but it is like saying कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, it has become a paradox एक तरह से. so but Yeah. thank you very much आप दोनों को कि आपने उतना वक्त निकाला try to explain it to us. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. Thank you.